अगला जो है अपना वो है कि प्रोडक्ट्स ऑफ हनीबीज। तो हनीबीज के द्वारा जो प्रोडक्ट किया जाता है बी कीपिंग के अंदर, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो दो प्रकार के प्रोडक्ट अपने पास आते हैं। वो कौन कौन से है मैं बता देता हूँ आपको। एक, मैंने जब स्टार्ट किया था तो कैमरा धीरे धीरे डाउन हो गया, जिसके कारण आपका ये जो ऊपर क्लास और जो पेपर दिख रहा था वो नीचे हट गया था, ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया था, जिसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो टॉपिक में तो आप देख लेना अच्छे से। और जो अगर मैंने कोई यहाँ पे लिख दिया और आपको दिखा नहीं तो उसके बारे में मेरे को बता देना। अगला जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग। कि बी कीपिंग के अंदर अपन को कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे तो दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला होता है हनी, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है वैक्स। ये दो प्रकार के ही अपन को क्या होते हैं प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसमें से सबसे पहले है वो है हनी। अगर अपन हनी की बात करते हैं तो श्रमिक द्वारा जब ये क्या करते हैं फूलों से मकरंद को क्या करते हैं सक करते हैं। मकरंद सक करने के बाद में इनके अंदर ये अपने अनुपुट या क्रोप्स जो होते हैं, छोटे छोटे क्रोप होते हैं, जिनके अंदर इस मकरंद को सेव कर लेते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इसमें सुरक्षित करने पे इनके अंदर, इन क्रोप्स के अंदर क्या हो जाती है, इनकी लार या सलाइवा, लार मिक्स हो जाती है। और लार मिक्स हो जाने के कारण इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको एक अपन केमिकल रिएक्शन के तौर पे समझते हैं। देखिए मकरंद को क्या करते हैं, ये सक करते हैं, ठीक है। और सक करने के बाद में कहां सेव रखते हैं, क्रोप के अंदर, ठीक है। क्रोप के अंदर क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है क्या, सलाइवा। सलाइवा मिक्स हो जाता है और सलाइवा मिक्स होने के बाद में केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जब इसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो सुक्रोज शर्करा जो होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो होता है वो क्या होती है, सुक्रोज शर्करा चेंज हो जाती है। सुक्रोज शर्करा किसमें चेंज होती है, डेक्रोज में सेल्यूलोज में रूपांतरित हो जाती है। किसमें रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरण। सेल्यूलोज सुक्रोज का क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। किसमें रूपांतरण किसमें होता है, डेक्रोज या डेक्ट्रोजन, डेक्ट्रोज वे ल्यूलोज, लेविलोज के अंदर क्या हो जाता है, चेंज या रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण होने का इस फेज के अंदर ही क्या होता है, इसको लाकर ये जो वर्कर होते हैं वो इस फेज के अंदर ही लाकर इसको छत्ते के अंदर रख देते हैं। और छत्ते के अंदर यहां से क्या करते हैं, इसको वापस अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल कर इसको किस में रख देते हैं, जो कॉर्न्स होते हैं उनके अंदर इनको मिक्स कर देते हैं। और वहां पे ये कुछ समय बाद किस में बदल जाता है, हनी के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। हनी के अंदर चेंज हो जाता है। रूपांतरित मधुमक्खी के द्वारा कुछ तत्व पाचक एंजाइम्स इसमें मिलाए जाते हैं तथा जल की मात्रा कम कर दी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर इनके अंदर ही क्या मिक्स किया जाता है, यहां पे मिक्स किया जाता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम,
डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स किए जाते हैं, और साथ में ही मिक्स करने के कारण यहाँ पे जो वाटर क्वांटिटी होती है, वाटर क्वांटिटी लो हो जाती है, और इस फेज में इसको कहा, वाटर क्वांटिटी कम होने के बाद में, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स कर दिए जाते हैं, और वाटर क्वांटिटी कम होने के बाद में इनको हाइव्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। और रिड्यूस करने के बाद में यहाँ पे उस समय इसके अंदर जो पानी होता है, इसके अंदर जो पानी होता है वाटर, उसको क्या कर दिया जाता है, इन श्रमिकों के द्वारा वेपोराइज कर दिया जाता है। इवेपोराइज कर दिया जाता है, जिससे पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है, हनी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके हिसाब से इसके ऊपर ये किस प्रकार का होता है, ये गहरे भूरे रंग का होता है, और सफेद या हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का हल्के पीले रंग, सफेद या हल्के पीले रंग युक्त भूरे रंग का होता है। ठीक है, सफेद या हल्के पीले रंग युक्त भूरे रंग का होता है, जो बहुत पौष्टिक होता है, और इसका उपयोग अपन औषधियों के रूप में भी करते हैं। अब इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी के अंदर क्या होता है, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे मकरंद, और मकरंद के अंदर मकरंद सक करने के बाद ये सेव करती है इसको क्रॉप के अंदर, सेव करने के बाद में इसमें सलाइवा मिक्स किया जाता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जो सुक्रोज रूपांतरण हो जाता है डेक्रोज में लिक्रोज के अंदर, लेविलोज के अंदर, और उसी वक्त इन वर्कर्स के द्वारा इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स किए जाते हैं, जिससे इसकी वाटर क्वांटिटी लो हो जाती है, किसकी, मकरंद की। ठीक है, वाटर क्वांटिटी कम हो जाने के बाद में इसको वर्कर्स द्वारा हाइव्स के अंदर क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे जो कोम्स होते हैं, कॉम फाउंडेशन होते हैं, उनको फिल किया जाता है, और फिल करते ही जिसमें वाटर अमाउंट जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इवेपोराइज कर दिया जाता है। वेपोराइज करते ही वहां पे हनी का निर्माण या शहद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, शहद का निर्माण हो जाता है, जो कैसा होता है, सफेद या हल्के पीले रंग लिए युक्त भूरे रंग का होता है। अब बात करते हैं कि इनका निर्माण करने के लिए 1 केजी शहद निर्माण के लिए मधुमक्खी क्या करती है, लगभग 1 लाख चक्कर लगाती है, जो प्रति चक्कर कितने का होता है, 1.5 से 2 किलोमीटर का होता है। 2 किलोमीटर का 1 चक्कर होता है, और 1 लाख चक्कर लगाने के तरीके से ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक के चक्कर लगा देती है। 1 केजी हनी तैयार करने के लिए एक मधुमक्खी लगभग 1.5 से 2 लाख किलोमीटर का चक्कर लगाती है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक मधुमक्खी के द्वारा 1 किलो मधु शहद तैयार करने के लिए कितने चक्कर लगाए जाते हैं, तो उसके लिए आता है 1.5 से 2 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब अगला जो है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी बीज। हनी, ठीक है, हनी के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेक्टोज की। फ्रेक्टोज की जो मात्रा होती है, प्रतिशत, अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पदार्थ
पदार्थ या कंटेंट, कौन कौन सी कंटेंट पाया जाता है, और यहाँ पे है रेशियो, प्रतिशत। बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज की जो मात्रा होती है वो लगभग 41% इसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की जो प्रतिशत होती है वो 35% ग्लूकोज होता है। सुक्रोज, सुक्रोज की जो मात्रा होती है वो 1.9% होती है। डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन की मात्रा होती है 1.5%। प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा होती है 0.1818। खनिज लवण, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं 3.3%। आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम ये एब्सेंट होते हैं, इनकी मात्रा इसमें नहीं पाई जाती। साथ में ही जल जो वाटर होता है वो आता है 2.21%। ठीक है, अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पाया जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, फ्रक्टोज कितना होता है, ग्लूकोज कितना होता है, सुक्रोज, डेक्स्ट्रीन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल कितना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन बात करते हैं इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम या एंजाइम या वांडर जिसे कहते हैं, तो उनका जो रेशो देखते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाली एंजाइम्स जो है वो कौन कौन सी है, पहला है विटामिन B1, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, जो वाटर था वो था 17 से 20%। ठीक है, और इसके अंदर एंजाइम्स और वर्णक जो थे, एंजाइम एंड पिगमेंट, एंजाइम एंड पिगमेंट की जो परसेंटेज है वो है 2.21। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस है, एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स की। तो अपन पहले बात कर रहे थे वो वाटर की, वाटर की जो मैंने लिखा था यहाँ पे 2.21 वो नहीं थी, वाटर की है यहाँ पे। जल की जो परसेंटेज है वो है 17 से 20%। एंजाइम्स एंड पिगमेंट की जो है वो है 2 से 2.1%। और कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में इसमें विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन में कौन कौन सा है, B1 और B6। साथ में ही है विटामिन C और विटामिन D, इनकी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति होती है, सूक्ष्म मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन की अपन बात करते हैं तो फ्रक्टोज होता है 41%, ग्लूकोज होता है 35%, सुक्रोज होता है 1.5%, डेक्स्ट्रीन होता है 1.5%, प्रोटीन होती है 0.18%, और खनिज लवण होता है 3.3%। इसके अंदर आयरन, सोडियम और कैल्शियम एब्सेंट होता है। वाटर की प्रेजेंस होती है 17 से 20%। एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स होते हैं 2.21%, और कुछ विटामिन पाई जाती है, विटामिन B, विटामिन 6, विटामिन B6, C और D, वो सूक्ष्म मात्रा में इसमें उपस्थित होते हैं। अपन बात करते हैं मधु का उपयोग, यूज ऑफ हनी। यूज ऑफ हनी, मधु शहद का जो उपयोग है वो क्या है, तो शहद का उपयोग अपन ने देखा कि शहद एक नेचुरल सीड्स के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन जो उपयोग लिया जाता है वो स्वीट्स के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। दूसरा, जो ये डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको ये मीठे के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है,
क्योंकि उनके जो अपन बात करते हैं चीनी या गुड़ या उनको देते हैं तो उसमें शुगर की मात्रा होती है, इसलिए उनको ये गुड़ चीनी या स्वीट्स नहीं दे सकते, या तो दे सकते हैं हनी, क्योंकि ये नेचुरल स्वीट्स होती है जिसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। अभी अपन ने बात की कि जो इसके अंदर सुक्रोज पाया जाता है वो 1.9% ही है, ठीक है, इसलिए इसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत कम होती है, शर्करा इसमें बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो अलग अलग मिठाइयों के अंदर भी उपयोग में लिया जाता है, कैंडी बनाने में उपयोग में लिया जाता है, रूस में रोटी और मिठाई एवं कैंडी बनाने में इसका, बिस्किट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मधुमेह डायबिटीज के रोगियों को इसका उपयोग करवाया जाता है। साथ ही साथ ये अपन बात करते हैं कठिन जो जिमर जो होते हैं, जो जिम करने जाते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए शहद का उपयोग करते हैं। और शहद का अगर अपन बात करते हैं तो इसका महत्व अन्य भोजनों की अपेक्षा इस बात से भी किया जा सकता है कि एक ये प्रति किलोग्राम, अगर बात करें 1 केजी हनी के अंदर जो, तो ये 3500 कैलोरी प्रदान करती है। और इसका केवल 200 ग्राम शहद जो होता है ये किसके बराबर होता है? मिल्क 11.5 लीटर मिल्क, या कह सकते हैं अपन 1.5 किलोग्राम क्रीम, केजी लिख देता हूं मैं, 1.5 क्रीम। और अगर बात करें हैं तो अपन बात करते हैं 350 ग्राम मीट, इसके बराबर इसका अपन बात करते हैं 200 ग्राम हनी जो होती है वो इतने, या तो 11.5 लीटर मिल्क के बराबर होती है, या अपन बात करें क्रीम से कंपैरिजन करें तो 1.6 केजी यानी कि लगभग 1.5 किलो क्रीम के बराबर होती है। और बात करें 350 ग्राम मीट के बराबर इसके अंदर कैलोरी उपस्थित होती है, ठीक है। अगर बात करें किलोग्राम के अंदर, तो किलोग्राम के अंदर 2.1 ग्राम से लगभग 67 किलो कैलोरी प्रदान करता है, ठीक है। इतनी 2.1 किलोग्राम ग्राम शहद जो होता है इसके अंदर 67 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है, ऊर्जा भरी हुई होती है, ठीक है। और जो किसके बराबर होता है वो होता है आधे किलो शहद जो होता है वो लगभग 1 यानी कि इसके अंदर जो ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा 1.75 किलो आलू की ऊर्जा देखें और आधे किलो शहद की ऊर्जा देखें तो बराबर होती है। साथ ही अपन बात करते हैं अगर उसके अंगूर की बात करें तो 2.25 केजी अंगूर आधे किलो केजी के जो शहद होती है इतनी एनर्जी रखता है। साथ ही 1.5 केजी केले के अंदर जो ऊर्जा होती है वो उतनी ऊर्जा सिर्फ आधे किलो शहद के अंदर होती है। साथ ही अपन बात करें 3.75 केजी नाशपाती जो होती है उसकी ऊर्जा सिर्फ आधे किलो शहद के अंदर ही होती है। आगे बात करते हैं अपन 6.5 केजी के अंदर जो ऊर्जा होती है, गोभी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ आधे किलो केजी शहद के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ ही इसको शक्तिवर्धक के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, शक्तिवर्धक पदार्थों के अंदर भी इसका उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत सारे रोगों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको औषधीय गुण रखता है ये, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर किया जाता है। जिसके अंदर सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आती है खांसी। खांसी को रोकने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो आता है वो आती है सर्दी बुखार। सर्दी बुखार को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है रक्तहीनता या एनीमिया। एनीमिया रोग से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। शहद का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग
पेट के अंदर होने वाले अनेक रोगों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कुपोषण, जो कुपोषण के प्रकार जो होते हैं उनको उनसे निपटने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। अल्सर, अगर पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं, अंदरूनी जो घाव होते हैं, इंटरनल इंटेस्टाइनल जो घाव होते हैं, उनसे निपटने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये औषधीय गुण भी रखता है। साथ ही साथ जो कुपोषण से होने वाले हृदय रोग जो होते हैं, जो जैसे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाना या अधिक हो जाना, उस वक्त भी हनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एल्कोहलिक पदार्थों को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग अगर अपन ऐसे कोई कीटों को दूर करने के लिए किया जाता है तो इसके अंदर पॉइजन पदार्थ मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है, जिससे अब ये मीठे टाइप के होते हैं, तो जो इंसेक्ट जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसको ग्रहण करके इसके अंदर जो पॉइजन होता है वो उनकी इंटेस्टाइन को, उन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं अपन बी वैक्स की। ये तो हो गए हनी की। जो बी प्रोडक्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे हनी की, तो हनी का उपयोग अपन ने देखा केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, इसके यूजेस क्या है। अब बात करते हैं वैक्स की, तो सेकंड है वैक्स। वैक्स की अगर अपन बात करते हैं तो वैक्स ये एक एब्सेस बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट कैसे, अनुपयोगी पदार्थ होता है। किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स के रूप में जाना जाता है। ये जो उपयोग होता है इसके, परंतु इसके कुछ लाभ अपन को होते हैं, जैसे कि मोमबत्ती बनाने के अंदर या पॉलिश बनाने के अंदर इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ और अन्य उपकरण होते हैं। और ये श्रमिक के उधर एब्डोमिनल में उपस्थित ग्लैंड, अब जो इसका निर्माण किया जाता है वो कहां से होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो जो श्रमिक होते हैं उनके एब्डोमिनल पार्ट से इसका निर्माण होता है। एब्डोमिनल पार्ट से इसका निर्माण होता है और वहां से ये जो होती है वो कहां से बनती है, वर्कर के एब्डोमिनल पार्ट्स में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा इसे स्रावित किया जाता है, जो स्कल्स का आकार ले लेती है। स्कल्स का आकार ले लेने के कारण इसके अंदर पाए जाने वाले टर्सी जो पार्ट है, इसका टर्सी पार्ट, उसके अंदर पाए जाने वाली स्पाइन, टर्सी की स्पाइन, स्पाइन ऑफ टर्सी, या अपन कह सकते हैं स्पाइन्स ऑफ टर्सी के द्वारा इनको कहां पहुंचा दिया जाता है, इसके माउथ पार्ट में, हनी बी के माउथ पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। हनी बी के माउथ पार्ट में पहुंचाने के बाद इन स्कल्स को क्या करती है, ये चबाकर प्लास्टिक के रूप में बाहर निकालती है। और इन प्लास्टिक के रूप में बाहर निकालने पर इसका निर्माण किसमें किया जाता है, छत्ते बनाने के अंदर, कोम्ब के अंदर इसका निर्माण छत्ते बनाने में किया जाता है। अब इनका जो उपयोग करते हैं, जैसे शहद को बाहर निकालने के बाद ये अवशेष के रूप में बच जाता है, तो इनका उपयोग अपन क्या करते हैं, किस उपयोग में लेते हैं, कोल्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, साथ ही साथ मरहम, मोमबत्तियां बनाने में, रंग बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। रंग बनाने के साथ साथ ही इनका उपयोग किया जाता है पॉलिश बनाने में, जो अपन शूज के या अपने बैग्स के पॉलिश करवाते हैं वो इसी के होती है। कार्बन पेपर बनाने में, कार्बन पेपर के फॉर्मेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं वैक्स। तो वैक्स कैसा उपयोग है, एक अवशेष पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ होता है। ठीक है, जो कहां से इसका निर्माण कहां से होता है, श्रमिकों के एब्डोमेन या उदरीय भाग में पाए जाने वाली ग्रंथियों द्वारा इसका स्त्रावण किया जाता है। स्त्रावण के बाद ये स्कल्स के अंदर चेंज हो जाती है और स्पाइन्स ऑफ टर्सी की स्पाइन्स के द्वारा ये कहां पहुंचा दी जाती है, माउथ के अंदर पहुंचा दिया जाता है। माउथ के अंदर श्रमिकों द्वारा इसको चबाकर प्लास्टिक के रूप में बाहर निकाला जाता है, जो मोम का आकार ले लेती है। उन मोम को ये निर्माण करती है, उस मोम से निर्माण करती है छत्ते का, और साथ ही साथ कैपिंग, शहद का जो कॉम होते हैं उनकी कैपिंग करने में, उनको शहद एक्सट्रैक्ट करने के बाद
इस मोम का उपयोग अपन करते हैं कोल्ड क्रीम बनाने में, शेविंग क्रीम बनाने में, मरहम बनाने में। जैसे कि जो ये होते हैं जो अपने झंडू बाम या आयोडल्स जो होते हैं उनके अंदर जो तैयार जो मरहम जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर सेमी सॉलिड जो पार्ट होता है वो इसका ही होता है, मोम का ही। मोमबत्तियां बनाने में, रंग बनाने में, पॉलिश बनाने में और कार्बन पेपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, तो इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में पाया जाता है एल्कोहल, C36, odd even number of alcohol, ठीक है। 34 से 36 सम कार्बनिक नंबरों का एल्कोहल पाया जाता है। साथ ही पाया जाता है इसके अंदर 24 से 34 इवन नंबर का एल्कोहल, ठीक है। और पाया जाता है इसके अंदर 23 टू C37 ओड नंबर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो इसके अंदर जो 34 से 36 सम नंबर ऑफ कार्बन एल्कोहल पाया जाता है। 24 से 34 समान कार्बनिक अणु, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स का बना, कार्बनिक श्रृंखलाओं का बना एल्कोहल पाया जाता है। साथ ही पाया जाता है 23 से 37 कार्बनिक विषम कार्बनिक श्रृंखला युक्त एल्कोहल पाया जाता है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। अब इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो इनकी स्पीशीज के ऊपर अलग अलग होता है। जैसे कि एपिस इंडिका में अलग होता है, एपिस डोर्सेटा में अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर। अगला जो टॉपिक है वो यहां तक अपन बात करते हैं कि इसका अपन क्या कर सके, क्या कर चुके हैं, कीपिंग कर चुके हैं। इनके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट पाए जाते हैं वो किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। जो दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, वैक्स और हनी, उन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि इसके अंदर केमिकल, इनका निर्माण क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और इनके उपयोग क्या है, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं कि ये किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ या इन एग्रीकल्चर, ऑफ नहीं, इन एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो ये लेसन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ये पोलिनेशन का वर्क करती है। क्यों करती है? जब ये मकरंद सक करने पहुंचती है तो इनके एब्डोमेन पार्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। छोटी छोटी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स अटैच कर जाते हैं वो, और वो फीमेल ऑर्गेनेल्स के साथ क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं और पोलिनेशन की क्रिया करते हैं। इस प्रकार ये पोलिनेशन की क्रिया करते हैं, जिन्हें पॉलिनेटिंग इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन का वर्क करते हैं। ये एक ऐसा एनिमल है जो खुद पोलन ग्रेन्स ग्रहण करने के साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर भी पॉलिनेशन का काम करवाता है, ठीक है। अगला है मधुमक्खियों के शत्रु व रोग। तो मधुमक्खियों के अंदर जो शत्रु जो होते हैं वो कौन कौन से? एनिमीज एंड डिजीज ऑफ enemies and disease of honey। तो इनके शत्रु कौन कौन से हैं और इनके अंदर किस प्रकार के रोग्स पाए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं शत्रु की। मुख्य मधुमक्खी के शत्रु मुख्य रूप से जो होते हैं वो होते हैं एक्रोंचिया, एक्रोंचिया स्टिक्स, ये इनका मुख्य शत्रु होता है।
जो क्या करता है, ये चिट्टियां होती है, एंट्स होती है, जिनकी स्पीसीज का नाम है एकेरेंशिया स्टिक्स। ये जो होती है छत्तों के अंदर चली जाती है और जो शहद तैयार किया जाता है मधुमक्खी के द्वारा, उनको ये सक करने के भोजन के रूप में ले लेती है। ठीक है, तो एकेरेंशिया स्टिक्स जो होती है वो मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर सुरंग बना लेती है, और सुरंग बनाकर जो इनके द्वारा जो हनी तैयार किया जाता है उसको क्या करती है, ये धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी जो होती है वो होती है मोम सलब, जिसकी जो स्पीसीज है वो है गैलीरिया गैलीरिया मेलोनेला, गैलेरिया मेलोनेला। तो गैलेरिया मेलोनेला नामक जो शत्रु है इनका, वो क्या करती है, अपने एग्स को कहाँ कर देती है, कहाँ रख देती है, मधुमक्खियों के छत्ते में रख देते हैं, जहां से इनसे निकलने वाले जो लार्वा होते हैं वो लार्वा क्या करते हैं, इनके द्वारा जो निर्मित हनी को और साथ ही साथ वैक्स का पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनके डर के कारण मधुमक्खियां क्या कर देती है, छत्ता छोड़कर भाग जाती है। ठीक है, इस परिस्थितियों से लड़ने के लिए इन गैलेरिया मेलोनेला और एकेरेंशिया स्टिक्स जो इनके मोस्ट शत्रु होते हैं, इनको इनसे ध्यान में रखते हुए इनसे दूर रखना चाहिए, और इनका ध्यान समय समय पर ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के इंसेक्ट्स इनमें प्रवेश ना कर सके। साथ ही साथ एक स्पाइडर की स्पीसीज है, वो है एकेरिप्स वुडी। वो एकेराइना नामक रोग उत्पन्न करती है इनके अंदर। इस प्रकार का रोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा गया है 1956 के अंदर, और साथ ही साथ ये जो रोग है वो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी इन मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा चुका है। कुछ और प्रकार के इनके अंदर रोग्स होते हैं, जैसे कि कोई लकवा टाइप का, या एक होता है पैचिस टाइप के रोग्स जो होते हैं, वो इन मधुमक्खियों में देखा गया है। लकवा, जिससे मधुमक्खियां लकवा ग्रसित हो जाती है और वर्क नहीं कर पाती। इस वक्त उसमें जो उपयोग किया जाता है वो गंधक का पाउडर इन पर छानक कर इनको उपचारित किया जाता है, और उपचारित करने के बाद में जो लकवा ग्रसित या पैचिस ग्रसित जो मधुमक्खियां होती है उनको मार दिया जाता है। और एकेरिपिस वुडी या जो एकेराइना नामक रोग उत्पन्न करती है 1956 में हिमाचल प्रदेश में देखा गया था। साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा रोग देखा जा चुका है, लेकिन इसका उपचार संभव है। ठीक है, ये एक प्रकार की स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है, एकेरिप्स वुडी इस नाम की स्पीसीज होती है स्पाइडर की, जो एकेराइना नामक का रोग उत्पन्न करती है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं एपीकल्चर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से इनका कल्चर किया जाता है। तो इंडिया के अंदर लगभग 6 लाख कृत्रिम रूप से छत्ते सक्रिय हैं, जिसके अंदर अपन बात करते हैं जो स्पीसीज यूज में ली जाती है वो है एपिस इंडिका, ठीक है। तो भारत के अंदर लगभग 6 लाख कृत्रिम छत्तों के अंदर एपिस इंडिका का कल्चर किया जाता है, और इसकी जो उत्पादन दर है वो बहुत अधिक है। और इसके अंदर जो सबसे मेन जो राज्य आते हैं वो आते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, पंजाब में इसकी सबसे ज्यादा एपीकल्चर किया जाता है। साथ ही साथ अपने राजस्थान के अंदर भी कल्चर किया जाता है, और राजस्थान के अंदर कल्चर करते हैं भरतपुर, अलवर में, कोटा के अंदर मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है। और कुछ विकसित राज्य हैं जिनके अंदर भी एपीकल्चर किया जाने लगा है, जिसमें आता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, आसाम के अंदर भी एपीकल्चर किया जाना स्टार्ट करने लग गए। ठीक है, किए जाने लगा है।
साथ ही साथ अगर अपने इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल की अपन ने इसके सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा था कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, बहुत इजीली इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और अपन इसकी लाइफ साइकिल अगले लेसन के अंदर भी पढ़ेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है, और वो आती है अपनी इथोलॉजी के अंदर, एपिकल्चर की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ठीक है। तो एपिकल्चर के अंदर जो एपिस इंडिका की बात करते हैं, तो इसके अंदर 3 सदस्य होते हैं। उसमें सबसे पहले आती है क्वीन, डोनर और वर्कर। ये 3 सदस्य इनके समुदाय के होते हैं, जिनमें जो छत्ते पे राज होता है वो क्वीन का होता है। साथ में ही जो डोनर का वर्ग होता है वो सिर्फ फर्टाइल करने का काम होता है। वो फर्टिलाइजेशन के बाद इसको या तो इसकी डेथ हो जाती है या वर्कर्स के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। वर्कर्स जो होते हैं वो स्ट्राइक टाइप के होते हैं, इनमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, और इनका जो वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ छत्ते की देखभाल करना, छत्ते के अंदर जो क्वीन्स के द्वारा जो एग दिए जाते हैं उनका पालन पोषण करना, साथ ही साथ छत्ते के अंदर वैक्स और हनी का निर्माण करना और छत्ते की सुरक्षा करने का वर्क होता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा क्वीन व डोनर तैयार किए जाते हैं, वर्कर के द्वारा। वर्कर ही डिसाइड करते हैं कि कौन से एग में से क्वीन का निर्माण करना है और कौन से एग में से डोनर का निर्माण करना है, ठीक है। डोनर का निर्माण एक से ज्यादा होने पर मधुमक्खियां एक डोनर को छोड़कर सभी डोनर को बाहर निकाल देती है, और क्वीन को जब छत्ते के अंदर एक से ज्यादा क्वीन बन जाती है तो पुरानी क्वीन जो ओल्ड क्वीन होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी स्थान पर न्यू क्वीन रख दी जाती है, ठीक है। तो इसकी जो अपन लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो अपने इथोलॉजी के अंदर लेक्चर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपन ने आज इसको एपिकल्चर को पार्ट फर्स्ट सेकंड के अंदर ही पूरा कर दिया, तो इसका लेक्चर बड़ा हो गया, तो इसको लेक्चर थर्ड के अंदर जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट 2 है उसको 2 भागों में दिया जाएगा, पार्ट 2A और पार्ट 2B, ठीक है। इसके रूप में आपको इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो एपिकल्चर आपका खत्म हो चुका है। अगला आएगा पोल्ट्री फार्म आएगा कि किस प्रकार से मुर्गियों का पालन किया जाता है। कुक्कुट पालन जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो है कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्म। अगली जो आपकी क्लास होगी वो होगी पोल्ट्री कीपिंग, ठीक है। इसके लिए तैयार रहना, और इसको थोड़ा बहुत आप भी अपने जो बुक्स खरीद लिए होंगे अभी तक, तो अगर नहीं खरीदे तो बुक्स खरीद लो, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसका आप एप्लीकेशन पे जो आपका पाठशाला स्मार्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर मैसेज का ऑप्शन दे रखा है। मैसेज के ऑप्शन में आप जैसे ही जाओगे और नाम मेरा सर्च करोगे तो उसके अंदर मेरा नाम आएगा। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक का नाम, कहां पे कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो, ठीक है, और क्या समझ में नहीं आया वो यहाँ पे सब आप इसको टाइप कर दो, या आप तो टॉपिक का नाम डाल दो कि सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, वापस समझा दो, तो मैं कोशिश करूंगा आपको या तो मैसेज पे आपको आंसर दे दूंगा इसका अच्छे से समझा के पीडीएफ के रूप में, या फिर आपको यहाँ पे जब क्लास होगी तो उसमें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है।